तो आज हम चालू करने जा रहे हैं अपना बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि इसका नाम है सेल। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में, ठीक है, तो बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े से बड़े एंड छोटे से छोटे। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लाइक बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारे ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इससे भी छोटे होते हैं। एंड देन सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म लाइक ब्लू व्हेल। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है, बड़े से लेके बड़ा एंड छोटे से लेके छोटा, जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स है वो एक ब्लॉक से बने हुए, ठीक है, सेट ऑफ ब्लॉक से बने हुए। और उन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम, आप, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, सारे सब कुछ, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे एक सेट ऑफ ब्लॉक से बने, और उन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं हम, सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है, सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर बोल सकते हैं ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। ठीक है, या किसी भी लिविंग बीइंग का। तो ये क्या है उसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद जो सेल रहता है, ठीक है, तो जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं। ठीक है, जैसे हम एनिमल्स, तो एनिमल्स के बॉडी में जैसे लंग्स हो गए, ब्रेन हो गए, ठीक है, तो जितने भी ऑर्गन्स है, तो जो सारे ऑर्गन्स हैं वो किससे बने रहते हैं, सेल से बने रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो प्लांट के जो भी शूट्स रहते हैं, रूट्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, सब कुछ किससे बना होता है, वो सेल से बना होता है। ओके, तो अब जो सारे सेल रहते हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा लाइफ स्पैन रहता है कि हम 80 साल जिएंगे या कितने साल जिएंगे। ठीक है, तो वैसे ही जो सेल्स रहते हैं उनका भी एक लाइफ स्पैन रहता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आरबीसी है, तो 120 डेज़ के बाद वो डाई हो जाता है और दूसरा उससे रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, डाई हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, मतलब वो नया आता कहाँ से। ठीक है, तो वो जो भी नया सेल है वो कहाँ से आता है, उसी आरबीसी से डिवाइड होके नया जनरेट होके, या दूसरे सेल से नया जनरेट होके वो आरबीसी फिर से क्रिएट होता है। लाइक हमारा बोन मैरो में से जो आरबीसीज क्रिएट होते हैं वो हमारे बोन मैरो में से क्रिएट होते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, मतलब कि जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, तो जो भी ऑलरेडी सेल एग्जिस्टेंस में वो वहाँ से बनते हैं। ठीक है, देने क्या बोल रहा है, सेल कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो जो भी सेल्स रहते हैं, ठीक है, वो हमें अपनी आंखों से तो दिखते नहीं, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे बॉडी में, जैसे हमारे हैंड पे देखें, तो ये हैंड हर एक चीज़ किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारे हेयर्स, नेल्स, सारी चीज़ें सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो दिख रहा है ये बहुत सारे मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को मिला के ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम उसे आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ तक समझा कि क्या सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, जो सारे ऑर्गन्स रहते हैं या जो सारा लिविंग बीइंग रहते हैं किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक है, सिमिलरली फिर क्या हुआ, अब जैसे कि हम इसको आंखों से देख नहीं सकते सेल को, तो उसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या हुआ, तो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हुआ। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से क्या हुए, इन्वेंशंस हुए। तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप आया वो किसने बनाया था, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप बनाया, एक नहीं बल्कि 400 माइक्रोस्कोप बनाए फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो उसने क्या किया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए माइक्रोस्कोप बनाया। तो ऐसे 400 माइक्रोस्कोप बनाए थे उसने। और इन माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं, तो इन माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली छोटे से छोटा चीज़ को देखने के हमने इसको यूज़ नहीं करता था। जैसे कोई बड़ा चीज़, इसको एक पर्टिकुलर मैग्नीफाइड लेवल तक के देखने के लिए जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप बना था उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और उसके लिए क्या यूज़ किया था, बायकॉन्वेक्स लेंस, जो बनाया था एंटनी लॉन लीवॉक ने। ठीक है, देन इसके बाद इसका जो मैग्नीफाइंग पावर था फर्स्ट माइक्रोस्कोप का, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना था, 200 टाइम्स। कितना, 200 टाइम्स। मतलब कि आप 200 गुना उसको जूम करके
उसे देख सकते हो, ठीक है। सो देन इसके बाद वो उतना यूज़फुल नहीं था सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसके बाद क्या हुआ, नए नए कुछ इन्वेंशंस हुए। उसके बाद क्या आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया। और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और उसका जो मैग्नीफाइंग पावर था वो इससे 100 टाइम्स ज़्यादा था। मतलब इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना था, 20,000 टाइम्स। मतलब जो हम मोबाइल में 10x करते हैं ऐसा, तो ये इसका 20,000 टाइम्स जूमिंग करके हमको दिखाता है। तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि रॉबर्ट हुक ने बनाया था। और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते थे, लाइट्स को यूज़ करते थे, ठीक है। देन अगला क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इससे भी हमें कुछ ज़्यादा लेवल तक हमें क्लियरली कुछ देखने को नहीं मिला। तो इसके बाद भी एडवांस लेवल ऑफ माइक्रोस्कोप आया। वो माइक्रोस्कोप कौन था, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इसमें मतलब कि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, जस्ट यहाँ पे क्या किया, उसके डिज़ाइन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया एंड वहाँ पे लाइट के बदले क्या यूज़ करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने लगे। तो उसके जैसे डिज़ाइन को हम लोगों ने मैग्नीफाई किया, तो इससे हम क्या हुआ, जो हमारा ऑर्डिनरी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप था उसका हम लोग 200,000 टाइम्स जूमिंग करके देख सकते हैं। मतलब उससे 200,000 टाइम्स ज़्यादा बेटर था। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसके रिलेटिवली ये कितना, 2000 टाइम्स मतलब अच्छे से देख सकता था, ज़्यादा जूमिंग करके देख सकता था एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप्स के इन्वेंशंस होते गए, ठीक है, ताकि हमको चीज़ें कुछ अच्छे से ज़्यादा दिखने लगे। तो इसके लिए इन्वेंशंस ऑफ माइक्रोस्कोप यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशंस हो गया तो मतलब हम सेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हमारा अगला टॉपिक है सेल थियरी, ओके। तो मतलब ये सेल है क्या, उसकी थियरी क्या है, ठीक है। तो 1839 में मैथियस स्क्लेडन नाम का एक बोटनिस्ट साइंटिस्ट है, ठीक है। वो साइंटिस्ट क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स है वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। और जो सारे सेल्स हैं वो एक लाइव प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ओके। तो ऐसा ये बंदे ने बोला, मैथियस स्क्लेडन ने। फिर बाद में आया थियोडोर स्केवन, वो एक जूलॉजिस्ट था, ये बॉटनिस्ट था। जूलॉजिस्ट ने बोला कि भैया जो एनिमल्स है उन वो भी किससे बने हुए, सारे एनिमल्स सेल से बने हुए, ठीक है। तो फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सेल से बने गए हैं। और जो सेल्स है वो क्या देते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसके हैं, वो सारे लिविंग बींग्स के, ओके। तो सेल्स आर व्हाट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऐसा है कि इस सेल थियरी में बोला गया। और कौन से साइंटिस्ट ने बोला, मैथियस एंड थियोडर ने, ओके। फिर बाद में इस सेल थियरी में मेजर पॉइंट्स क्या क्या डिस्कवर हुए, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आए थे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स मतलब क्या है, जैसे कि हमारे जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है या जो एक पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर है, कि जैसे उसके अंदर कितने साइटोप्लाज्म है, कहाँ पे न्यूक्लियस है, कैसा उसका डीएनए है, ठीक है, कहाँ पे है, या फिर हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, जैसे कि प्लांट्स कैसा टेढ़े मेढ़े बनते, ठीक है। तो वो जो सारे स्ट्रक्चरल थिंग्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो किससे डिसाइड होता है, सेल से। तो इसके लिए सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहा है, सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग बीइंग। तो सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट कैसे है, तो जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह गए, कुछ फंक्शन किए, ठीक है, मतलब हमने हमारी बॉडी को मूव कराया, मतलब हमारे मसल्स जो हैं वो मूव हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, राइट। अब मसल्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए, तो मतलब एक्चुअली काम कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। एक्चुअली फंक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए सेल ही क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब अगर सेल नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी का ना तो स्ट्रक्चर रहेगा, ना हम कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन दो ईच एंड एवरी ऑर्गन, इवन द इंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, यस। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो ब्लड सेल्स है, ठीक है,
या फिर बॉडी में कुछ कुछ सेल्स हैं या फिर हमारे स्किन के जो सेल्स है वो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो उसको वो रिप्लेस करते हैं न्यू सेल्स से। तो वो न्यू सेल्स कैसे होते हैं, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा बोन मैरो है, ठीक है, तो बोन मैरो में क्या होता है, सेल डिवीज़न हो के वहाँ पे सेल बनता है, ठीक है, मतलब आरबीसी बनता है। या फिर इससे भी बेस्ट एग्जांपल, जैसे हम छोटे रहते हैं तो धीरे 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 हम बड़े होते हैं, बच्चे से फिर धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती है। तो हाइट क्यों बढ़ती है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। तो हमारे बोन का सेल डिवीज़न होता है, इवन तो हमारे इंटायर बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स का भी सेल डिवीज़न होता है। तो उन सेल डिवीज़न की वजह से ही हमारी बॉडी क्या होती है, धीरे धीरे ग्रो होती है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स रहते हैं उनके ही डिवीज़न से क्या बनते हैं, वापस से फर्दर नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। इसके लिए बोला गया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, देन ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम, ठीक है, जैसे कि जो हमारी बॉडी है वो 2 सेल से बनती है, ठीक है। तो जो मेल सेल्स रहते हैं एंड फीमेल सेक्स सेल्स रहते हैं, तो दोनों मिलके एक बनाते क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में भी रहते हैं, ठीक है। तो उन 2 सिंगल सेल को बना के जाइगोट बनता है, जाइगोट से देन बेबी बनता है, देन बेबी से पूरा एक ह्यूमन बनता है, राइट। तो इसके लिए जो सारे ऑर्गेनिज्म वो किससे बने होते हैं, सिंगल सेल्स, ठीक है। तो जैसे कि आप पहले भी जानते हो कि पहले धरती पे कुछ था नहीं, पहले सबसे पहले अमीबा आया, देन अमीबा से धीरे धीरे नए कुछ ऑर्गेनिज्म आए, देन धीरे धीरे फिश आए, देन फ्रॉग आए, देन धीरे धीरे कौन आए, मंकीज़ एंड ऑल एनिमल्स। तो धीरे धीरे सारे सब कुछ आए। वो कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न, न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या है, सब लोग सिंगल सेल से ही बने, राइट। तो धीरे धीरे सब लोग एक्सप्लोर करते गए, ठीक है, चेंजेस आने लगे लाइफ में। देन ईच सेल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, हर एक सेल क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है पूरे बॉडी का। ये कैसे, जैसे कि मैंने तुमको 2 सेल दिए और बोला कि मुझे बताओ ये सेल किसका है, ठीक है। या फिर मैंने अपने बॉडी में से कुछ कट करके दिया है और तुम्हारे बॉडी में से कुछ कट करके दिया है, ठीक है। तो अब दोनों जन का जो बॉडी के सेल का जो डीएनए है, ठीक है, तो वो दोनों का डीएनए क्या होता है, अलग होता है। वैसे ही जो कुछ अलग अलग कंटेंट रहते हैं, जैसे कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म कितना है या उसका स्ट्रक्चर कैसा, तो ये सारी सब कुछ चीज़ें क्या होते हैं, थोड़े चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बताता है फॉर द इंटायर ऑर्गेनिज्म, राइट। आजकल हमको डीएनए से पता चल जाता है कि ये किस चीज़ का, मतलब कौन सा एनिमल का जो भी कुछ सेल है या फिर जो भी कुछ कटा पटा पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो हमें किससे पता चलता है, सेल से ही पता चलता है, ठीक है। तो इसके लिए सेल के ऊपर स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि जो एनिमल था जिसका यहाँ वहाँ पे बॉडी पड़ा था या जो भी है, तो वो हम उससे भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सेल स्टडी। तो अगला टॉपिक है हमारा सेल्स हाउ मेनी। तो हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर लिविंग बींग्स बॉडी, या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल, ओके। तो हम यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं। तो सिंगल सेल्ड मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खाली एक सेल से बना हो, ठीक है, मतलब जिसका पूरे बॉडी खाली सिंगल सेल से बनी। तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया, अमीबा एंड यीस्ट। तो ये क्या होते हैं, खाली एक सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, या फिर ये जो पूरे इंटायरली एक सिंगल सेल से बने होते हैं। मैं टाइप की नहीं बात कर रहा हूँ, खाली एक सिंगल सेल की बात है, ठीक है। फ्यू सेल्ड मतलब स्पायरोगैरा, वॉल्वॉक्स, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, स्पायरोगैरा एंड वॉल्वॉक्स, ये इसमें कैसे कितने सेल्स रहते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स रहते हैं, ठीक है, 100 और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है, 100 और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये स्पायरोगैरा 100 या 1000 सेल से बना रहता है। फिर आता है मल्टी सेल्ड मतलब क्या, मतलब कि ऐसा बहुत सारा, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना, मतलब कि बहुत सारे मतलब जो गिनती ना कर सकते नॉर्मली, ठीक है। तो वो
ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? लाइक ह्यूमंस, मैंगो ट्रीज, ब्लू व्हेल, लाइक all organisms like which are bigger in size, they have the more number of cells. Yeah, got it. तो जैसे कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं इनमें कम सेल्स रहेंगे, जो बड़े बड़े एनिमल्स रहेंगे इसमें ज़्यादा सेल्स रहेंगे। जैसे कि हमको पता है बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट होता है, देन ह्यूमन सबसे बड़ा होता है। तो इसके लिए बैक्टीरिया को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बहुत छोटा है, तो इसका मतलब बहुत ही कम सेल होंगे, तो ये सिंगल सेल, ठीक है। स्पाइरो वगैरह थोड़ा सा बड़ा होता है बैक्टीरिया से, तो इसके अंदर उससे ज़्यादा सेल रहता है। और ह्यूमन्स ये सारे बहुत ही बड़े रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, तो इसके लिए इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स रहते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन एक सेल कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम सेल देखते हैं बॉडी का, जो भी सेल ऑर्गेनिज्म का एक सेल है, ठीक है। तो हम ओवरऑल सारे ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का सेल कितना रहता है साइज में? 0.3 to 5 माइक्रोमीटर। कितना? 0.3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर इन अ साइज। और आरबीसी भी हमारा बहुत स्मॉलेस्ट होता है, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो कितने साइज में होते हैं? 7 माइक्रोमीटर। ओके, तो बस इतने ही पॉइंट इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा रहता है? नर्व सेल, ठीक है। मतलब कि जैसे हमारी उंगली से ले लो, हमारी उंगली से लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जो एकदम लंबा लेंथ वाला जो सेल है, दैट इज़ अ सिंगल, मतलब कि एक्चुअली सारे जो कनेक्टेड रहते हैं, बट उनको मिला के क्या बनता है? एक सिंगल सेल बनता है, ठीक है। तो वो होता है नर्व सेल। ओके, अब सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेल होता है चिड़िया का अंडा, जो उसका येलोइश पार्ट रहता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रिच का अंडा है, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, तो उसका जो एग है, उसका जो अंडा है वो बहुत ही बड़ा रहता है। तो इसके लिए साइज में भी वो क्या रहता है? बहुत बड़ा रहता है उसका सेल, ठीक है। तो उसका जो येलोइश पार्ट है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ना कि वो वाइट वाला पार्ट। देन स्मॉलनेस ऑफ सेल्स। देखो, स्मॉलनेस ऑफ सेल्स में क्या है कि हम लोग को ये सेल्स का इतना फ़ायदा क्यों, इतना छोटे क्यों होते, क्या रीज़न क्या है इनका कि ये इतने छोटे होते हैं सेल्स, ठीक है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर नर्व सेल्स होते हैं, या फिर सारे सेल्स जो हैं वो एक रीजन ऑफ सेल्स से दूसरे रीजन ऑफ सेल्स को रैपिडली कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि वो बराबर फंक्शनैलिटी कर सकें, तो इसके लिए सेल्स का साइज़ क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। अगर सेल्स बड़े बड़े होंगे तो इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से फंक्शनैलिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अभी जैसे छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, तो फटाफट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन करते रहते हैं। जैसे कि हमारा स्किन का सेल, देन वो कम्युनिकेट करता है नर्व सेल से, देन नर्व सेल उससे कम्युनिकेट करते हुए ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये जो सारे सेल्स रहते हैं बहुत ही स्मॉल इन साइज रहते हैं, ताकि हमारा फंक्शनैलिटी अच्छे से हो। अगर हमारा स्किन सेल बहुत बड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा? दूसरे सेल को मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्मॉलर सेल्स रहते हैं उनको ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता है। अगर बड़े सेल्स रहेंगे तो मूव करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। देन अगला क्या है? सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, पर वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो जो रहता है सेल का बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब क्या? सरफेस एरिया बहुत बड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू द जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे कि ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर एक छोटा सा उसका कंटेंट रहेगा, बाकी ये पूरा सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए बनाया, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हो वो फटाफट एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके लिए क्या होते हैं ये सेल्स? स्मॉलर लार्ज सरफेस एरिया इसके लिए उनका रहता है, ठीक है।
ताकि फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो जाए। देन डिफ्यूज़न ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम इंटीरियर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, अभी हमारे इंटीरियर के अंदर जो सेल का न्यूक्लियस है, जो इसका इनर पार्ट है अदर देन सेल मेम्ब्रेन एंड लिक्विड पार्ट, तो जो भी इंटीरियर मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है वो आउटसाइड ऑफ द सेल उस सरफेस एरिया के अंदर चले जाता है। ठीक है, देन डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन इनटू सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, तो अगर गैसेस को ऑक्सीजन को सेल के अंदर लाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है, तो इसके लिए लार्ज सरफेस एरिया बहुत यूज़फुल रहता है। ठीक है, एनी डैमेज टू द सेल कैन बी इजीली रिपेयर। ठीक है, तो अगर सेल कोई डैमेज हो तो वो इजीली रिपेयर्ड हो सकता है अगर उसका लार्ज सरफेस एरिया है। ठीक है, अब सेल के शेप्स देखते हैं, तो सेल के बहुत ज़्यादा शेप्स होते हैं, मतलब कि कैसे भी अतरंगी टाइप के शेप्स भी रहते हैं। ठीक है, तो वो शेप्स उस डिज़ाइन में क्यों रहते हैं, ताकि वो एक स्पेशल फंक्शनैलिटी को मीट कर सकें। ठीक है, तो जैसे कोई सेल थ्रेड लाइक रहता है, पॉलीगोनल रहता है, कोई रेक्टेंगुलर शेप्ड रहता है, कोई क्यूबॉइड शेप्ड रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो ह्यूमन ब्लड सेल्स RBC जो रहता है, RBC कैसा रहता है, वो सर्कुलर शेप्ड रहता है। राइट, सर्कुलर क्यों रहता है, ताकि ईजिली रोटेट होके भी वो ईजिली हमारे ब्लड कैपिलरीज में मूव होते रहे। ठीक है, अगर वो क्यूबिकल टाइप रहता है तो कहीं स्टक होके रुक जाता है। ठीक है, तो इसके लिए वो सर्कुलर बना है। राइट, नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्स। अच्छा, नर्व सेल्स इतने लंबे क्यों होते हैं, अगर छोटे छोटे रहते तो बार बार सिग्नल को उसको क्या करना पड़ता है, एक से दूसरे में जाने में उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती। तो उसको ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो, इसके लिए जो नर्व सेल्स है वो क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ये ना कि एकदम छोटे छोटे तो थोड़े लंबे लंबे रहते हैं, ताकि वो जो नर्व सेल्स है वो ईजिली मैसेज कंडक्ट कर सके, इम्पल्सेस। ठीक है, WBCs आर अमेबिएट शेप। अमेबिएट शेप मीन्स जो हमारे WBC रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, जो वायरसेस को किल्स करते हैं। ठीक है, तो उनको किल करने के लिए WBC जो रहता है वो कौन से शेप में रहता है, अमीबा शेप में। ठीक है, तो अमीबा लाइक शेप में क्यों रहता है, ताकि वो ईजिली कोई भी शेप में आके, तो इसका परफेक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता, बट वो अमीबा शेप में। गार्ड सेल्स आर बीन शेप। अच्छा, गार्ड सेल्स बीन शेप क्यों, तो ये हमारे गार्ड सेल्स। राइट, तो ये जो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, तो ये बीन शेप्ड क्यों रहते हैं, लाइक अगर इनको कुछ रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है, राइट, मतलब ऑक्सीजन लेना है देना है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, स्वेलो होते हैं, और मतलब ये खुलते और बंद होते हैं, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन का एंट्री हो सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री हो सके एंड ऑक्सीजन को लीव कर सके। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए एंड ऑक्सीजन को लीव छोड़ने के लिए ये क्या होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बीन शेप्ड होते हैं। राइट, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, सो सेल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ओके, तो ट्रू न्यूक्लियस ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस हो, ठीक है, जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है, जो एडवांस्ड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या, जिसका न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव टाइप, प्रो मतलब कि झूठा, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियस ना हो या फिर झूठा टाइप हो। तो ये टाइप के सेल्स कौन से रहते हैं, बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से होते हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। ओके, तो एनिमल और जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, और जो बैक्टीरिया के रहते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है,
इतना आज के लिए बस है, अगला हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ओके बाय।